से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न उन्हें यहाँ पे पार्टी ने भेजा है, न यहाँ पे वो खुद आए हैं, बल्कि उन्हें गंगा मैया ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है। यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस, जिसे वाराणसी और काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ आकर हर कोई आस्था में विलीन हो जाता है। जहाँ एक तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज और घाटों के नजारे मनमोह लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये शहर सनातनी, बौद्ध और जैनी धार्मिक परंपरा से जुड़े 7 सबसे पवित्र नगरों में गिना जाता है। इसकी मौजूदा आबादी 36,76,841 है। भगवान शिव की नगरी का शहर यानी बनारस में भोजपुरी और अवधी भाषा बोली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐलान किया था कि वो बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाएंगे। तब से समूचे बनारस में एक नई आस जागी। सदियों से आस्था का केंद्र रहा ये शहर आज विकास के नए सोपान छू रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कहता है बनारस, जो अपनी आन बान और शान के साथ बदलते वक्त में बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा मैया साफ होंगी, गंगा मैया में लोग स्नान करेंगे और गंगा मैया का विकास होगा तो बनारस का भी विकास हो जाएगा। धर्म की नगरी बनारस आए और फिर आप घाटों पर ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? इन घाटों पर सुबह हो या शाम की गंगा आरती, क्या देसी क्या विदेशी, सभी तरह के श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। बनारस में गंगा किनारे लगभग 88 घाट हैं, जो 80 घाट से लेकर राजघाट तक फैले हैं। इन्हीं घाटों पर स्नान, पूजा, अंतिम संस्कार जैसी धार्मिक क्रियाएं सनातन विधि से कराई जाती हैं। यहाँ पर हर घाट के पीछे एक कहानी है। बनारस का ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर प्रधानमंत्री जब कभी भी आते हैं और मौका मिलता है तो यहाँ पे गंगा आरती करना वो नहीं चूकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे गंगा आरती का विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ करने के बाद आरती की थी, जिसका पूरा परिणाम अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। यह है राजा हरिश्चंद्र घाट, जिसको लेके बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पे लाशें जो जलती हैं उनको जलने से रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वजह से गंगा मैया प्रदूषित न हो, उसके रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम ठीक दशाश्वमेध घाट के सामने हैं, जहाँ पे रोज़ गंगा आरती होती है और हजारों लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करते हैं और उसके बाद जो भी अपनी मनोकामना है वो मनोकामना मांग के यहाँ से चले जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है। व्यापार इस कदर बढ़ा है कि नाविक और मछुआरे बताते हैं कि यहाँ पे लोग जो पहले हजारों की संख्या में आते थे, अब लाखों की संख्या में आने लगे हैं और इनका रोज़गार काफ़ी बढ़ गया है। कई लोगों ने एक की जगह 4 नाव चला दी और 4 नाव की जगह पे जिनके मैनुअल थे वो मैकेनाइज कर दी। ये कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर का नाला आज भी इसमें आ रहा है, काफ़ी बंद कर दिए गए हैं और काफ़ी को बंद किए जाने की ज़रूरत है। और अगर नाला बंद हो गया तो आप मान के चलिए कि दशाश्वमेध घाट की तरह ही 80 घाट में भी लोग लाखों की संख्या में स्नान करेंगे और
बोट टूरिज्म, रिवर टूरिज्म के साथ साथ लोगों का रोजगार काफ़ी बढ़ जाएगा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग मछुआरे और नाविक जो यहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। 5 साल में कितनी तस्वीर बदली है, बात करते हैं। 5 साल में क्या क्या बदल गया? 5 साल में तो बहुत चीज़ बदल गया। हम लोग का भी एक रोज़गार हो गया है कि जो कोई नहीं आता था, अब बहुत लोग आ रहे हैं, घूमने वाले आ रहे हैं। रोज़ दिन भर भीड़ पे चलता रहता है, नाव चलता रहता है। पहले तो बहुत ज़्यादा हम लोग को रोज़गार बढ़ गया है। साफ सफाई कितनी हुई है गंगा? साफ़ सफाई तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। एक नाला अगर सब बंद हो जाएगी, एक रविदास घाट के पास जो नाला है वो पहले बंद हो जाएगी तो 80 घाट के भी पानी साफ मिलेगी। काम तो बहुत हुआ है, रोजगार भी काफ़ी हुआ है, लेकिन अगर रविदास चौक के पास नाला अगर बंद हो जाए तो 80 घाट का पानी भी साफ हो जाएगा और लोग यहाँ पर भी आचमन कर सकेंगे, स्नान कर सकेंगे और गंगा मैया के शालीनता का और शीतलता का आनंद उठा सकेंगे। बनारस रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि साफ सफाई और वहाँ पे मेंटेनेंस का काम किस तरह से हो रहा है। मोदी जब से बनारस के सांसद बने, उन्होंने बनारस के विकास का मंत्र बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साफ सफाई की व्यवस्था। बनारस की गलियां पहले भी तंग थी, आज भी तंग है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि बैरिकेडिंग कर देने से लोग अब आसानी से आ जा सकते हैं और भीड़ नहीं लगती। यूं तो अतीत में शहर बनारस में कई समस्याएं रही हैं। बिजली, सड़क और ट्रैफिक का बुरा हाल था। ये सभी समस्याएं धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही हैं। तारों के जखीरे इस इलाके की पुरानी पहचान हुआ करते थे, जो खतरनाक थे। ये अक्सर शॉर्ट सर्किट और आग की वजह बना करते थे। नतीजतन दिन में घंटों बिजली ना आना आम बात थी। लेकिन इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी IPDS के चलते इस समस्या का निदान भी काफी हद तक हो चुका है। IDPS ने इस योजना के तहत खंभों पर लटकने वाले तारों को जमीन के भीतर कर दिया है। ये काम खासकर पुराने शहर में हुआ है, जिससे ये इलाके साफ सुथरे नजर आ रहे हैं और साथ ही शहर का नक्शा खूबसूरत बनता जा रहा है और लाइटें और साफ सफाई अब हर जगह देखी जा सकती हैं। पूरे शहर में तार का संजाल हुआ करता था, लेकिन अब तार अंडरग्राउंड हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि लाइटें किस तरह से चमक रही है। यही फर्क आया है। बनारस को इलाहाबाद से जोड़ने वाला ये राजमार्ग, जहाँ पे एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, इसके बन जाने के बाद बनारस से बिल्कुल बेरोक टोक आप इलाहाबाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद ये 4 लेन की सड़क जो हावड़ा तक जाती है वो मर्ज हो जाएगी और यात्रा सुगम हो जाएगी। शहर बनारस को इसके साथ ही प्रदेश और कई शहरों से जोड़ा गया है। नेशनल हाईवे 56
इसे लखनऊ से जोड़ता है, तो नेशनल हाईवे 233 इसे आजमगढ़ से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 29 इसे गोरखपुर से और फिर नेशनल हाईवे 2 जो प्रयागराज से जोड़ता है। इन सारे संपर्क मार्गों को स्थानीय रिंग रोड से जोड़ा गया है, जो शहर के अंदर यातायात को सुगम बनाने में मदद करती है और अनावश्यक भीड़भाड़ रोकती है। वाराणसी इलाहाबाद बाईपास जो कि अब 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है और ये रास्ता जो इधर से जयापुर गांव को जाता है। जयापुर गांव वो गांव है जिसको प्रधानमंत्री ने गोद लिया है और इसको विकसित किया जा रहा है एक आदर्श गांव की तरह। चलते हैं जयापुर गांव में और देखते हैं कि प्रधानमंत्री के गोद लेने के बाद इस गांव में क्या क्या विकास हुआ। जयापुर जाने के रास्ते में राजा तालाब का ये रेलवे फाटक कभी अनमैन्ड हुआ करता था। आज यहाँ पे मैन क्रॉसिंग बना दी गई है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पे रोक के गार्ड लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की दुर्घटना यहाँ पे न हो। जहाँ तक बात रही कि इस इलाके में बहुत सारी एक्सीडेंट इसलिए हुआ करते थे क्योंकि ये फाटक पे कोई रोक टोक बेरोक टोक आ जा सकता था और कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पे व्यवस्था बदल गई है और आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्रॉसिंग मैन्ड हो गई है। और व्यवस्था इसलिए बदली है कि इसी जोन से प्रधानमंत्री हैं और इसी इलाके के आसपास से रेल मंत्री है, इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैन क्रॉसिंग बना दी गई है और यहाँ पे अब दुर्घटना की संभावना को काफ़ी मिनिमाइज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत 2014 के बाद जयापुर गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया था। अतीत में ये गांव बुनियादी सुविधाओं से मोहताज था। आज प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से ये गांव तरक्की और बदलाव की नई ताबीर लिख रहा है। साथ ही रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं और रोजगार से परिपूर्ण एक आदर्श ग्राम के रूप में जयापुर गांव निखरता जा रहा है। प्रधानमंत्री सांसद ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया था। आप देख सकते हैं कि इसकी सड़क कैसे चमचमाती हुई सड़क है। शहर से तुलना करती हुई ये सड़क इस बात की गवाही देती है कि प्रधानमंत्री ने इस गांव को गोद लिया है। आप देख सकते हैं कैसे एक प्राइमरी स्कूल जयापुर में है। उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगा के यहाँ पे दर्शाया गया है कि उप डाकघर जयापुर वाराणसी। उसके बाद अंदर आप चल के दिखाते हैं इस परिसर में कि सारी सुविधा तो है, जितनी सुविधा चाहिए एक शहर में ज़िंदगी बसर करने के लिए वो सारी सुविधा मोदी जी ने गांव में लाकर रख दिया। और जयापुर गांव आज मानचित्र पे ऐसे दर्शाया जाता है जैसे प्रधानमंत्री ने इसको गोद लेकर इसके साथ उपकार किया हो। आप इस परिसर की साफ़ सफाई की व्यवस्था को देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर टंकी है जिससे पानी की सप्लाई बाधित न हो। यहाँ पे हैंडपंप है और यहाँ पे पानी की सप्लाई है। प्रधानाध्यापक का कक्ष है। सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर है जिसको आप देख सकते हैं और देख के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की योजना यही थी कि हर सांसद अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र से बाहर एक गांव को गोद ले और उसको विकसित करके इस तरह विकसित करे कि एक स्वर्णिम भारत की निर्माण की तरफ आगे बढ़ सके। मणिपुर का मोर। सबने क्या बोली है? मोर। क्या है मोर? जयापुर गांव को जब से गोद लिया मोदी जी ने, इस गांव में क्या क्या आया? बैंक आया, पोस्ट ऑफिस आया, यहाँ गेहूं की खरीदारी का हुआ,
यहाँ पानी का व्यवस्था हुआ, यहाँ अटल नगर बना जो है, यहाँ बहुत से सारे विकास हुए। लाइट का व्यवस्था हुआ, सोलर लाइट लगे यहाँ, बहुत से विकास हुए यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और हम जयापुर गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में वो सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहर में देखने को मिलता है। ये यात्री प्रतीक्षालय है, सांसद आदर्श ग्राम जयापुर। मोदी जी ने यहाँ पे क्या क्या करवाया? बहुत कुछ कैले बान, बोल बहुत कुछ कैले बान, अच्छा काम कैले बान। पानी का, जल निगम का, अथुआ का सब काम कैले। यूनियन बैंक है, हाँ, सिंडिकेट बैंक, पोस्ट ऑफिस और सब रोड का भी कुछ काम किए हैं। गौशाला भी खुला हुआ है और नंद घर भी बनवाए हुए हैं और कताई बुनाई भी चल रहा है। कताई बुनाई से लेके वो तमाम सारी सुविधाएं जो यहाँ पे रोजगार के लिए चाहिए उसकी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मंदिर है, किस तरह से साफ़ सुथरा उसको बनवाया, पेंटिंग करके किस तरह से उसको ठीक कराया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये बारात घर है जिसको ग्राम पंचायत भवन कह सकते हैं और ग्राम पंचायत भवन में भी साफ़ सफाई ठीक है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने यहाँ पे काम बहुत अच्छा किया है और जयापुर गांव जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, मोदी जी ने उसको गोद लेकर अनमोल कर दिया। जयापुर गांव में फूलों की खेती, आप देख सकते हैं कि लोगों ने सड़क के ठीक किनारे फूलों की खेती शुरू कर दी है और इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। यहाँ पे किसान मजदूर हैं, इनसे बात करते हैं। ये फूलों की खेती कैसे कब शुरू हुई? सर ये व्यवस्था, लाइन, बिजली, संसाधन को उपलब्धता से सर ये पैदा हो रहा है। कितने की कमाई हो जाती है एक? तो वो साल में 50,000 आ जाता है इनसे कम। अरुई बंडा, ये पानी यहाँ पे जब उपलब्ध हो गए तो अरुई बंडा ये सब फूल खेती करने लगे किसान लोग, अच्छे पैदा होता है। आपने सुना, कहते हैं कि जब बिजली यहाँ पे आने लगी और पानी की व्यवस्था हो गई तो हमने खेती शुरू कर दी, अरवी की खेती शुरू कर दी, हमने फूलों की खेती शुरू कर दी और साल में 50,000 रुपये तो कमाई लेते हैं। यही मोदी जी चाहते थे कि रोज़गार गांव में पहुंचे, गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर ना आना। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से साकार हुआ बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। इसी हवाई अड्डे से बाहर निकलने वाली सड़क, जो करीब 812 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, आज 4 लेन हो चुकी है। इससे बनारस शहर की दूरी आज महज 15 मिनट में आसानी से तय होती है। पहले खस्ताहाल सड़कों के चलते ये दूरी 1 घंटे में पूरी होती थी। 4 लेन के चारों तरफ हरियाली का खास ख्याल रखा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पिछले कई वर्षों में बनारस को अहमदाबाद, जयपुर, कोलंबो, बेंगलुरु, गुवाहाटी से हवाई मार्ग से आने वालों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। बाबतपुर एयरपोर्ट का फ्लाईओवर, यहाँ के लोग कहते हैं कि इसके बन जाने के बाद बनारस और एयरपोर्ट की दूरी काफ़ी कम हो गई है समय के लिहाज से। पहले यहाँ से बनारस जाने में करीब 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज आप 20 से 25 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। मोदी के सांसद बनने के बाद इस पे 3 फ्लाईओवर बनाए गए। एक बीच का फ्लाईओवर जो 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 132 पाए हैं और उसके बन जाने से बीच का रास्ता इस कदर सुगम हो गया कि आप वाराणसी एयरपोर्ट एकदम सुर्राह आ सकते हैं और जा सकते हैं। बनारस के लोगों का कहना है कि जैसे दिल्ली की मेट्रो वहाँ की लाइफलाइन हो गई, वैसे बनारस के लिए एयरपोर्ट और शहर के बीच का फ्लाईओवर उनके लिए लाइफलाइन बन गई है। कैमरा पर्सन प्रसन्न कर्माकर के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, राज्यसभा टेलीविजन, वाराणसी।